यह दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। यहाँ के लोग कई सालों से अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसे भगवान का घर कहा जाता है। यहाँ कुछ अलग तरह के जानवर भी देखे गए हैं। इसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बाद थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया की छत, द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, तिब्बत की। तिब्बत की औसत ऊंचाई लगभग 15,000 फुट है। यहाँ ऑक्सीजन लेवल समुद्र की सतह के मुकाबले 40% कम है। तिब्बत का क्षेत्रफल 12 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके मुकाबले इसकी जनसंख्या सिर्फ 35 लाख के आसपास है। अगर हम तिब्बत की तुलना हमारे मुंबई शहर से करें तो मुंबई में जहाँ सिर्फ 600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रहते हैं, वहीं तिब्बत में 12 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में सिर्फ 35 लाख लोग रहते हैं। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो मुंबई में सिर्फ 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में 21,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं, तो तिब्बत में उतनी ही जगह में सिर्फ 3 लोग रहते हैं। इसलिए तिब्बत को दुनिया का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कहा जाता है। तिब्बत में वैसे तो अलग अलग जगहों पर तापमान भी काफ़ी अलग होता है, लेकिन आमतौर पर यहाँ तापमान सर्दियों में -20 डिग्री सेल्सियस तो गर्मियों में 30 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। दक्षिण से आने वाले मानसून को हिमालय रोक लेता है और यहाँ सालाना सिर्फ 460 बरसात होती है। तिब्बत की प्राकृतिक सुंदरता बेमिसाल है। यहाँ के विशाल पर्वत, गहरी घाटियाँ और शांत झीलें हर पर्यटक को अपनी ओर खींचती है। मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत तीर्थयात्रियों के लिए विशेष आकर्षण हैं। यह स्थल हिंदू, जैन, बौद्ध और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए पवित्र माने जाते हैं। तिब्बत की संस्कृति रंगीन और जीवंत है। यहाँ के लोग अपने पारंपरिक त्योहारों और रीति रिवाजों को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। लासा का मोलनाम प्रार्थना उत्सव और शोटोन उत्सव बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ लोग पारंपरिक नृत्य और गीतों के माध्यम से अपनी खुशी और भक्ति व्यक्त करते हैं। तिब्बत में 91% लोग तिब्बतन बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म के आने से पहले तिब्बत में बौद्ध धर्म को माना जाता था। तिब्बत की राजधानी लासा तिब्बती संस्कृति और बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ का पोटाला पैलेस, जो दलाई लामा का आधिकारिक निवास था, वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तिब्बत का इतिहास बहुत प्राचीन और समृद्ध है। तिब्बती सभ्यता का उदय लगभग 7वीं शताब्दी में हुआ। न्यात्री सेम्पो तिब्बत के पहले राजा माने जाते हैं, जिन्होंने 127 BC के आसपास तिब्बत पर राज किया। लेकिन अगर हमें तिब्बत का इतिहास जानना है तो जो 2 सबसे महत्वपूर्ण इंसान तिब्बत के इतिहास में हुए वो थे सोंगसेन गेम्पो और त्राइसोंग तेत्सेन। सोंगसेन गेम्पो का जन्म 617 ईस्वी में हुआ। उनके पिता का नाम नामरी सोंगसेन था। सोंगसेन गेम्पो ने तिब्बत को एकजुट करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने आसपास के इलाकों को जीता और तिब्बत को एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। उन्होंने लासा को अपनी राजधानी बनाया, जिसे आज भी तिब्बत का सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र माना जाता है। सोंगसेन गेम्पो ने नेपाल के लिच्छवी साम्राज्य की राजकुमारी भृकुति और चाइना की तैंग साम्राज्य की राजकुमारी वैनचेंग से शादी की और इसकी वजह से नेपाल और चाइना के साथ अच्छे पॉलिटिकल अलायंस बनाए। सोंगसेन गेम्पो ने तिब्बती साम्राज्य की एक मजबूत नींव रखी, जिसे उनके पोते त्राइसोंग देत्सेन ने आगे बढ़ाया। त्राइसोंग देत्सेन का जन्म सन 742 ईस्वी में तिब्बत की यारलुंग वैली में हुआ। वो मेंगसोंग मैत्सेन के बेटे और सोंगसेन गेम्पो के पोते थे। जब त्राइसोंग ने गद्दी संभाली तब उनकी उम्र सिर्फ 13 साल थी। उनके समय को तिब्बत के इतिहास का स्वर्णिम काल माना जाता है। त्राइसोंग की मृत्यु सन 797 ईस्वी में हुई। 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच तिब्बतन स्कूलों ने अपना प्रभाव बढ़ाया। न्यिंगमा स्कूल की स्थापना 8वीं शताब्दी में हुई थी, लेकिन विकास 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच हुआ। इसी दौरान काग्यू, शाक्य और गेलुप स्कूल्स की स्थापना हुई। इस काल में तिब्बतन भाषा और स्क्रिप्ट में नए डेवलपमेंट हुए। 11वीं शताब्दी में रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। लोकल रूलर्स अपनी अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड करने लगे। 13वीं शताब्दी में तिब्बत पर मंगोल साम्राज्य की युआन डायनेस्टी का प्रभाव था। इस दौरान बुद्धिज्म और तिब्बतन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को सम्मान दिया गया। मंगोल शासकों ने तिब्बतन बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज को भी सपोर्ट किया।
तिब्बतन रूलर्स को मंगोल एम्पायर के छत्रछाया में रहने की पेशकश की गई। वो अपने इंटरनल अफेयर्स को इंडिपेंडेंटली मैनेज कर सकते थे, लेकिन एक्सटर्नल अफेयर्स और ट्रेड मंगोल एम्पायर के कंट्रोल में रहते थे। युआन डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद चाइना की चिंग डायनेस्टी ने तिब्बत पर कंट्रोल किया। 17वीं शताब्दी में 5वें दलाई लामा ने पोटाला पैलेस को एक्सपेंड किया और लासा को तिब्बतन बुद्धिज्म का सेंट्रल हब बनाया। 1788 से 1792 के बीच तिब्बत और नेपाल में युद्ध हुआ, जो कि सीनो गोरखा वॉर के नाम से जाना जाता है। इस कॉन्फ्लिक्ट का मुख्य कारण ट्रेड एंड करेंसी डिस्प्यूट माना जाता है। 1788 में गोरखा फोर्सेस ने तिब्बत के केरुंग टाउन पर आक्रमण किया। नेपाली आर्मी ने बहादुर शाह के नेतृत्व में तिब्बत के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद तिब्बत और नेपाल ने केरुंग समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत ये समझौता हुआ कि नेपाल तिब्बत को उसके इलाके वापस कर देगा, लेकिन तिब्बत को उसे सालाना 50,000 रुपये देने होंगे। तिब्बत ने पहले साल तो 50,000 रुपये दिए, लेकिन दूसरे साल हर्जाना देने से मना कर दिया, और यही वजह बनी दूसरे नेपाल तिब्बत युद्ध की। जब तिब्बत ने 50,000 रुपये देने से मना कर दिया तो नेपाल ने तिब्बत पर हमला कर दिया, और जब चीन के चिंग डायनेस्टी के राजा को यह बात पता चली तो वो तिब्बत के बचाव में आ गए, और इस तरह नेपाल तिब्बत युद्ध नेपाल चीन युद्ध में बदल गया। बाद में नेपाल और तिब्बत दोनों ने चीन के आधिपत्य को माना और 1792 में ट्रीटी ऑफ बैतरावती को स्वीकार किया। तिब्बत सदियों से एक स्वतंत्र देश रहा था, लेकिन सही मायनों में 1912 से 1949 के बीच का वक्त ऐसा था जब तिब्बत ने पूरी तरह स्वतंत्रता देखी, क्योंकि इससे पहले कभी मंगोलों ने तो कभी चीनी राजाओं ने किसी न किसी तरह तिब्बत पर प्रभाव बनाया था। 1912 में चिंग डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद तिब्बत पूरी तरह से स्वतंत्र हुआ। इसी पीरियड में तिब्बत ने अपनी सैन्य शक्ति और विदेशी संबंध बढ़ाए और अपनी करेंसी भी बनाई, लेकिन तिब्बत अपनी पूर्ण स्वतंत्रता ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित नहीं रख सका, और इसका कारण था हमेशा की तरह चीन की विस्तारवादी सोच। 1945 से 1949 के बीच चले चीनी गृह युद्ध की समाप्ति के बाद माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। 7 अक्टूबर 1950 तिब्बत के इतिहास का वो काला दिन था जब हजारों की संख्या में माओ त्से तुंग की सेना ने तिब्बत पर हमला कर दिया। 19 अक्टूबर को चामड़ो शहर को चीन द्वारा कब्जे में ले लिया गया। अभी अभी अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा तिब्बत यह हमला झेल नहीं पाया, और दबाव में आकर तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने 17 पॉइंट्स एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, जिससे तिब्बत आधिकारिक तौर पर चीन का हिस्सा बन गया। लेकिन तिब्बत के लोग और खुद धर्मगुरु दलाई लामा इस समझौते को नहीं मानते हैं, क्योंकि यह हस्ताक्षर एक असहाय सरकार पर जबरन दबाव बनाकर कराया गया था। दलाई लामा महज 15 साल के थे जब उन्होंने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। चीनी सरकार ने 17 पॉइंट्स एग्रीमेंट के तहत पहले तो तिब्बत को स्वशासन की अनुमति दी, लेकिन धीरे धीरे चीन तिब्बत की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को दबाने की कोशिश करने लगा, जिससे तनाव बढ़ गया। मार्च 1959 में तिब्बत की राजधानी लासा में चीनी सरकार के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह हुआ। इस विद्रोह को चीनी सेना द्वारा क्रूरता से दबा दिया गया। हजारों तिब्बती लोगों की जान गई। 14th दलाई लामा को अपने खुद के देश को छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी, और तब से लेकर आज तक वो वापस तिब्बत नहीं गए। अब चीन पूरी तरह से तिब्बत पर कब्जा कर चुका था और उसने तिब्बत की पहचान को मिटाना शुरू कर दिया। कई बौद्ध मठों को नष्ट कर दिया और धार्मिक प्रथाओं पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। 1980 के बाद चीन ने तिब्बत में आर्थिक विकास और आधुनिकीकरण को आगे बढ़ाया, लेकिन दूसरी तरफ तिब्बती संस्कृति और पहचान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। तिब्बत का मुद्दा आज भी एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है जिस पर दुनिया भर की नज़र है। दलाई लामा आज भी शांतिपूर्ण तरीके से तिब्बत की आज़ादी की उम्मीद में हैं। तिब्बती लोग आज भी तिब्बत को एक स्वतंत्र और अलग देश मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ चीन उसे अपना अभिन्न अंग मानता है।